आप सभी वीडियो देखने वाले का वेलकम है। मैं आज अपनी एक बात के साथ शुरू करना चाहूँगा कि आप बच्चे थोड़ा थोड़ा काम भी हर रोज़ करेंगे तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे ईंट ईंट से महल बने, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से तारा बुनती, मकड़ी सुंदर चाल तने। अर्थात जिस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा कार्य करके बहुत कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, हम कर रहे हैं +1 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 और आज के पाठ का नाम है कलेक्शन ऑफ द डाटा, अर्थात आंकड़ों का संकलन। कलेक्शन ऑफ डाटा बहुवचन के रूप में सांख्यिक अर्थ आंकड़े या परिणात्मक सूचनाएं जिनसे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े, रोजगार संबंधी आंकड़े। हम आंकड़ों का संकलन करते क्यों हैं? प्रश्न ये पैदा होता है कि हम आंकड़ों का संकलन करते क्यों हैं? किसी सामाजिक आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए आंकड़ों का संकलन करना आवश्यक होता है। जब हम आंकड़ों का संकलन करके समस्या का विश्लेषण करते हैं तो हम उन समस्याओं के कारणों को समझने के साथ साथ उनके संभव समाधान भी खोजते हैं। अब बात यह थी आंकड़ों के स्रोत कौन से हैं। सोर्स ऑफ द डाटा, आंकड़े दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। सबसे पहले प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है? आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत से आंकड़ों का संकलन करना है, अर्थात जहां आंकड़े हैं उस स्थान से लेना, आंकड़ों का संकलन करना प्राथमिक स्रोत है। अर्थात जब अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए स्वयं खुद आंकड़े एकत्रित करता है तो उसे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। उस स्रोत को हम प्राथमिक कहेंगे और उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी अनुसंधानकर्ता को एक गाँव में साक्षरता की दर ज्ञात करनी है और वह स्वयं सूचना एकत्रित करता है तो यह आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत सांख्यिकी के अध्ययन से संबंधित सीधी या प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं। नंबर 2, द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। आंकड़ों के संकलन के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय एक ऐसी एजेंसी या संस्था से उपयुक्त सांख्यिकी सूचना प्राप्त करने से जिसके पास वह सूचना पहले से ही उपलब्ध है। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता गाँव में साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए ग्राम पंचायत या सरपंच से सूचना एकत्रित करे तो यह आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत कहलाता है। द्वितीयक स्रोत सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित है, सीधी और प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना नहीं प्रदान करते। अनुसंधानकर्ता को उस सूचना पर निर्भर रहना पड़ता जो ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है या एकत्रित की जा चुकी है। आंकड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ द डाटा। आंकड़े भी स्रोत की तरह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता है। वैसल के अनुसार संसाधन की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गाँव की साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए अनुसंधानकर्ता जब स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है तो इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उन्हें प्रयोग करता है। वे इकट्ठे नहीं करता बल्कि उनको एक संकलन नहीं करता, उनका प्रयोग करता है। वेसेल के अनुसार जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। जैसे कि ऊपर आंकड़ों के स्रोत में उदाहरण में दिया गया था कि गाँव की साक्षरता की दर ज्ञात करने के लिए अनुसंधानकर्ता यदि ग्राम पंचायत या सरपंच से सूचना इकट्ठी करता है तो इस दिशा में प्राप्त आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत या सरपंच ने के पास पहले से यह सूचना उपलब्ध है और अनुसंधानकर्ता उन्हें खुद इकट्ठी करने की बजाय अपने अनुसंधान हेतु प्रयोग में उन्हीं आंकड़ों को ले लेता है जो उसने स्वयं एकत्रित नहीं किए बल्कि पंचायत से प्राप्त किए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है इनमें? डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, मौलिकता का अंतर। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने स्वयं एकत्रित करता है, परंतु द्वितीयक आंकड़े किसी ने व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग कच्चे माल की तरह किया जाता है जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से तैयार होते हैं या पहले किसी प्रकार की सामग्री होती है इनमें और ऑलरेडी पहले ये प्रयोग किए हुए होते हैं। नंबर 2, उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। प्राथमिक आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, उनमें संशोधन की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़े पहले ही किसी और उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए जाते हैं और इनका प्रयोग द्वितीयक रूप में किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए थे, इसलिए दोबारा इसका यदि कहीं और प्रयोग करना तो सावधानी प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, संकलन की लागत में अंतर। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अपेक्षाकृत अधिक धन, समय, परिश्रम की आवश्यकता होती है। इनकी संकलन लागत
अधिक होती है। इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़ों को केवल प्रकाशित और अप्रकाशित साधनों में संकलित करना पड़ता है, इसलिए इनकी संकलन लागत बहुत कम होती है। संक्षेप में प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। एक अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो आंकड़े मौलिक रूप से स्वयं तैयार करता है उसके लिए किए हुए प्राथमिक आंकड़े हैं, परंतु यदि उन्हीं आंकड़ों का कोई दूसरा व्यक्ति अपने विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है तो उसके लिए वही आंकड़े द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। रीट के अनुसार कहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का अंतर केवल अवस्था का ही है। जो आंकड़े एक पक्ष के लिए प्राथमिक है और जब वह दूसरे के हाथ में हो जाते हैं तो वे द्वितीयक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक और आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है अथवा आंकड़ों के संकलन की विधियाँ कौन कौन सी है? मोड ऑफ द डाटा कलेक्शन। प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की मुख्य निम्नलिखित विधियाँ हैं: प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं की सूचना प्राप्ति, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना ग्रहण करना। और ये प्रश्नावली के माध्यम से दो प्रकार से हो सकती है, एक डाक विधि हो सकती है और गणकों द्वारा अनुसूची करवाकर। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की बात करते हैं हम। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान वह विधि है जिसे प्रत्येक अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष, धैर्यवान होना चाहिए। उसे सूचना देने वाले की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप गांव की साक्षरता की दर ज्ञात करने के लिए यदि किसी अनुसंधानकर्ता गांव के प्रत्येक परिवार से मिलकर सूचना एकत्रित करता है तो यह प्रत्यक्ष अनुसंधान कहलाता है। उपयुक्तता: ऐसी विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र छोटा है, आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी है, जहाँ आंकड़ों को गुप्त रखना जरूरी है, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, सूचना देने वालों से सीधा संपर्क करना आवश्यक है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुण क्या हैं? इस विधि द्वारा संचित आंकड़े बड़े मौलिक होते हैं। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने आंकड़े खुद इकट्ठे किए हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त जानकारी पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस विधि द्वारा जो सूचना है उससे हम अतिरिक्त सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। इस विधि द्वारा आंकड़ों में एकरूपता काफ़ी मात्रा में होती है क्योंकि व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये विधि बड़ी लोचील होती है। अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या अधिक कर सकता है और मौके पर भी वह अन्य प्रश्न पूछ भी सकता है और कुछ प्रश्नों को छोड़ भी सकता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के दोष: ये विधि अनुसंधान के बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। इससे विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों के दोषपूर्ण होने का भय बना रहता है। इस विधि में धन खर्च अधिक होता है और श्रम भी अधिक खर्च करना पड़ता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, जाना संभव होता है, इसलिए प्राप्त परिणाम क्षेत्र की सारी विशेषताओं को प्रकट करने में असमर्थ होता है। इस कारण गलत निष्कर्ष निकलने की संभावना बनी रहती है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या है? इनडायरेक्ट ओरल मेथड। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ करके आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साक्षी या विटनेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना मजदूरों से एकत्रित करके मिल मालिकों या श्रम संख्याओं से मौखिक रूप से पूछताछ प्राप्त की जाए। उपयुक्त: ऐसी विधि अनुसंधान के लिए उपयुक्त कहाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो, प्रत्यक्ष सूचना देने वाला संपर्क करना असंभव हो, प्रत्येक सूचना देने वाले के अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ है, आंकड़े जटिल किस्म के हों और उनके लिए विशेषज्ञ की राय जरूरत हो। इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी समितियों के आयोगों द्वारा की जाती है। गुण क्या है इसकी? यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र पर लागू की जा सकती है। इस विधि में धन और समय श्रम कम लगते हैं। इस विधि में विशेषज्ञों की राय और सुझाव प्राप्त हो सकते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। यह विधि बड़ी सरल है तथा आंकड़ों को संकलित करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इस प्रणाली के जो दोष हैं वे हैं: इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में उस तरह की शुद्धता नहीं होती क्योंकि सूचना देने वाले प्राय लापरवाही बरतते हैं। इस विधि में सूचना देने वाले को व्यवहार में पक्षपात की संभावना रहती है। इस विधि में साक्ष्य देने वाले लापरवाही, पक्षपात, अज्ञानता के कारण गलत सूचना देने के कारण हमारे परिणाम भी गलत निकलने की संभावना रहती है। स्थानीय स्रोतों से संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और द कॉरस्पॉन्डेंस। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर अपने स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता को नियुक्त कर देता है। वे अपने अपने तरीकों से सूचना एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र इसी विधि द्वारा खबरें एकत्रित करते हैं। उपयुक्तता: इस विधि में अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिससे आंकड़ों में निरंतर संकलन की आवश्यकता हो, आंकड़ों को एकत्रित करने का क्षेत्र व्यापक हो, आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि द्वारा किया जाना हो, सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की कोई ज़रूरत ना हो। अवगुण क्या है इसमें? दोष हैं इसके निम्नलिखित: इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में मौलिकता नहीं रहती क्योंकि सूचना देने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता।
इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में एक रूपता का भाव पाया जाता है, क्योंकि आंकड़ों में विभिन्न संवाददाताओं द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और हर एक संवाददाता की काम करने की अपनी अपनी कार्यप्रणाली होती है। इस विधि आंकड़ों का संकलन पर व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। इस विधि द्वारा सूचना प्राप्त करने में शुद्धता की कमी होती है। इस विधि द्वारा सूचनाओं को प्राप्ति में देरी होने की हमेशा संभावना रहती है। अब प्रश्नावली और अनुसूचियों के माध्यम से सूचना का संग्रह, इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनेयर्स एंड द शेड्यूल्स। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधानकर्ता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के समूह तैयार करता है, अर्थात प्रश्नावली तैयार करता है। इस प्रश्नावली के आधार पर 2 प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है। नंबर 1 डाक प्रश्नावली विधि, नंबर 2 गणक विधि या अनुसूची विधि। पहले हम बात करते हैं मेलिंग मेथड की, डाक विधि की। डाक विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक भेजी जाती है। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं तथा सूचना देने वाले को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी। प्रश्नावली प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसे वापस अनुसंधानकर्ता के पास वापस भेज देता है, ऐसा भी निवेदन किया जाता है। उपयुक्तता, इस विधि का प्रयोग सब कहाँ उपयुक्त होता है उनकी बात करते हैं हम जब क्षेत्र विस्तृत हो, सूचना देने वाले व्यक्ति शिक्षित हों। गुण है इसके, इस विधि में धन कम खर्च होता है, समय और परिश्रम की बचत होती है। इस विधि में संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि सूचना समय सूचकों द्वारा दी जाती है। इस विधि द्वारा विस्तृत क्षेत्र में भी आंकड़े सरलता से इकट्ठे किए जा सकते हैं। अवगुण, इस विधि का एक प्रमुख अवगुण यह है कि सूचना देने वाले अधिकतर व्यक्ति उदासीनता के कारण प्रश्नावली को वापस ही नहीं भेजते और जो भरकर भेजते हैं उनमें अनेक प्रकार की अपूर्णता होती है। इसी विधि में लोचशीलता नहीं पाई जाती क्योंकि अपूर्ण सूचना प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रश्न पूछकर सूचना एकत्रित नहीं की जा सकती। इस विधि का उपयोग सीमित है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, अनपढ़ आदमी से आंकड़े नहीं लिए जा सकते। नंबर 2 गणक विधि, एनुमेरेटर मेथड। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। इन प्रश्नावलियों को लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति अपने पास गणक समझ जाते हैं जिनसे सूचना होती है, वह खुद नहीं डाक द्वारा नहीं जाती बल्कि उनके पास गणक जाते हैं, एजेंट जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली का जो गणक स्वयं सूचना सूचकों से प्रश्न पूछकर खुद अनुसूचियाँ भरते हैं जिन्हें शेड्यूल या अनुसूचियाँ कहा जाता है। गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े संकलन करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। इन गणकों को अनुसूचियाँ भरवाने के संबंध में पहले प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे सही प्रश्न पूछे तथा अनुसूचियों की सत्तापूर्वक भरें। उदाहरण के लिए भारत में 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना इसी विधि के द्वारा की जाती है। उपयुक्त यह विधि अनुसंधानों के लिए उपयुक्त जिनका क्षेत्र विस्तृत हो, जिससे संबंधित गणक निपुण, निष्पक्ष और अनुभवी व्यवहार कुशल हैं। गणकों का अपने क्षेत्र की सूचकों की भाषा, रीति रिवाज, स्वभाव का भलीभांति परिचय है। गुण क्या है, इस विधि में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उन व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त हो सकती है जो अनपढ़ हैं। इस विधि में शुद्धता पाई जाती है क्योंकि योग्य प्रशिक्षित अनुभवी गणकों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुसूचियाँ भरी जाती हैं। इस विधि में गणकों को सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण जटिल प्रश्नों और शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 4 इसी विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कुछ गणक पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में भी होते हैं। अवगुण, यह विधि अनुसंधानकर्ता की सबसे खर्चीली विधि है और क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणकों का प्रयोग किया जाता है इसलिए उन पर प्रशिक्षण और बहुत सारा खासा खर्च होता है। नंबर 2 इस विधि का एक मुख्य अवगुण यह भी है कि योग्य गणकों की कमी होती है, इसलिए आंकड़े इकट्ठे करना बड़ी मुश्किल होता है। नंबर 3 इस विधि में गणकों की नियुक्ति प्रशिक्षण में अधिक समय लगता है, इसलिए आंकड़ों को संकलन में देरी हो जाती है। नंबर 4 इस विधि द्वारा आंकड़े संकलित करने पर खर्च बहुत होता है। यह विधि बड़ी निजी है, अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त है। यह विधि सरकार के लिए तो उपयुक्त हो सकती है। यदि गणक पक्षपातपूर्ण होते हैं तो आंकड़ों में शुद्धता नहीं होती। इस प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक था वो था आंकड़े संकलन करना और आंकड़ों के संकलन करने में प्राथमिक स्रोतों को हम कैसे इकट्ठा करें उनके बारे में हमारी बात थी। तो काफ़ी हद तक आपको ठीक लगी होगी और सीखने में आपके लिए बड़ी उपयोगी वीडियो है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दूसरे साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज़ का काम हर रोज़ करते रहें और इसी प्रकार आप अपना काम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।